तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी योनि व्यापत की, कि चाहे कैसा भी पेशेंट आए हमें उसकी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हिस्ट्री लेनी है और इन योनि व्यापदों में उसे कहीं न कहीं देखना है कि वो इन योनि व्यापदों में से किसके अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद इन्होंने क्या करा, 20 प्रकार के योनि व्यापद तो हमें बता दिए, उसके हेतु भी बता दिए। अब इन्होंने ये बताया कि जो व्यापन्य योनि है, व्यापन्य योनि यानी कि क्या, ऐसी योनि जिसमें कि कोई ना कोई डिज़ीज़ कंडीशन है, तो उसके उपद्रव क्या-क्या हो सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आती है और वो ये कंप्लेन लेकर के आती है कि वो 5-6 महीने से ट्राई कर रहे हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रही है, ठीक है? और वो आपको ये भी बोलेगी कि मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन कराई, मेरी सारी इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, ठीक है? उसके बाद भी आपको क्या करना है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग उसकी उसकी हिस्ट्री लेनी है और देखना है कि हमारे अकॉर्डिंग तो उसे कोई योनि व्यापद नहीं है, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें जो हैं वो लैब इन्वेस्टिगेशन में निकल कर के आए। कभी-कभी होता क्या है कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो लैब इन्वेस्टिगेशन में निकल कर के नहीं आती है, लेकिन फिर भी पेशेंट को दिक्कतें होती हैं। तो हमें लैब इन्वेस्टिगेशन पे टोटली डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है? तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा, व्यापन्न योनि यानी कि जो व्याधि से ग्रस्त योनि होगी उससे क्या-क्या उपद्रव हो सकते हैं और दोषों की अधिकता के अकॉर्डिंग हमें क्या-क्या सिम्पटम्स मिलेंगे वो बताए हैं। फिर इन्होंने हमें योनि रोगों का चिकित्सा सूत्र बताया है, ठीक है? योनि से आपको एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, योनि से आपको सिर्फ वेजाइना नहीं लेना है, योनि से आपको पूरा होलसम यानी कि पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेना है, ठीक है? उसमें हमारी ओवरी भी आ जाएगी, यूट्रस भी आ जाएगा, वेजाइना भी आ जाएंगी, सर्विक्स भी आ जाएगा, पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा। तो योनि रोगों की क्या चिकित्सा सूत्र है वो बताया है। फिर दोषों के अकॉर्डिंग यानी कि वातिक योनि रोग है तो हमें क्या चिकित्सा करनी है, तो इन्होंने वातिक योनि रोग में कुछ हमें घृत बताए हैं, जैसे बलाघृत है, काशमरी आदि घृत है, ठीक है? ये इन्होंने बताई है। अब आप ये सोचिए कि अगर सिर्फ आप किसी से सिर्फ फॉर्मुलेशन पूछ लें, ठीक है, कि ऐसी-ऐसी कंडीशन है, हमें पेशेंट को क्या देना चाहिए, तो जो सीनियर डॉक्टर होंगे, जो वैद्य होंगे, वो आपको बता भी देंगे कि ऐसी-ऐसी कंडीशन है, तो आप बलाघृत दे दीजिए या फिर आप उसे दशमूल दे दीजिए या दशमूल सिद्ध घृत दे दीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ठीक है? उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उन लोग के पास तो एक्सपीरियंस है, तो उन्हें जैसे ही उन्होंने आपने उनको हिस्ट्री बताई तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ, ये शायद वातज योनि व्यापद है, तो इसमें हमें बलाघृत का यूज़ करना चाहिए, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि मेडिसिन पूछने से पहले, मेडिसिन अगर आप पूछ भी रहे हैं तो अच्छी बात है, पूछिए, लेकिन मेडिसिन पूछने के साथ-साथ आप उनसे ये भी पूछिए कि आपने ये जो मेडिसिन बताई है, इसके पीछे आपकी क्या युक्ति है? युक्ति इन द सेंस कि आपने क्यों यहाँ पे बलाघृत ही बोला, क्यों आपने शतावरी घृत नहीं बोला, ठीक है? मैंने जो अपनी पेशेंट की कंप्लेंट बताई, उसमें आपने क्यों बलाघृत देने को बोला, क्यों आपने शतावरी घृत नहीं बोला, तो वो आपको बताएँगे, ठीक है? कि एक योनि व्यापद में तो मैं आपको बलाघृत बता रहा हूँ या बता रही हूँ, दूसरी योनि व्यापद की हिस्ट्री में मैं आपको शतावरी घृत बता रही हूँ, ठीक है? तो उसके पीछे लॉजिक क्या है कि वातिक योनि व्यापद होगा तो हमें बलाघृत का यूज़ करना है, पैत्तिक योनि व्यापद होगा तो हमें शतावरी घृत का यूज़ करना है, ठीक है? इसके अलावा जीवनी घृत का यूज़ करना है हमें पैत्तिक योनि रोग में, ठीक है? फिर श्लैष्मिक योनि रोगों की चिकित्सा बताई है, अश्रिक दर की चिकित्सा बताई है और ये बताया है कि अश्रिक दर में हमें पुष्यानुक चूर्ण का यूज़ करना है, ठीक है? फिर इन्होंने ये बताया है योनि रोगेषु आदौ वात शमनम कार्यम, यानी कि इन्होंने यहाँ पे आपको क्या कर दिया है कि योनि रोगों का एक सिंपल है, आपको एक सिद्धांत बता दिया है कि योनि रोगेषु आदौ वात शमनम कार्यम, यानी कि जितने भी योनि रोग होंगे उसमें आपको सर्वप्रथम क्या करना है, वात का शमन करना है। वात का शमन करना है से मेरा मतलब है वात को बैलेंस कंडीशन में लेकर के आना है। फिर चाहे वो एमेनूरिया की कंडीशन हो, फिर चाहे वो अश्रिकदर हो, फिर चाहे वो पित्तज योनि व्यापद हो, वातज योनि व्यापद हो, या फिर शुष्क योनि व्यापद हो, पुत्रग्नि हो, कर्णिनी हो, उदावर्तिनी हो, कोई सा भी योनि व्यापद हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, वात दोष का समन करना है, वात दोष को बैलेंस स्टेज में लाना है, ठीक है? क्यों लाना है? क्योंकि हमारा ये जो योनि वाला पार्ट है
वो क्या है, ऐसे वाला एरिया है जहाँ पे वायु का क्षेत्र है वो, ठीक है। अपान वायु का कार्य रहता है ना, वहाँ पे नाभि से नीचे जितने भी वो होते हैं वहाँ पे वात दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसीलिए आपको क्या करना है, जितने भी योनि रोग होंगे उनमें सर्वप्रथम वात दोष की चिकित्सा करनी है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि योनि व्यापदों में हम जो उत्तर बस्ती देते हैं, ठीक है, या फिर सिंपल मात्रा बस्ती देते हैं या फिर नॉर्मल बस्ती देते हैं, निरू बस्ती, उसके इतने अच्छे रिजल्ट क्यों मिलते हैं? क्यों मिलते हैं? क्योंकि आचार्यों ने ऑलरेडी हमें चिकित्सा सिद्धांत बताया है कि कोई भी योनि रोग हो आपको वात दोष के ऊपर वर्क करना ही करना है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने पांडु अप्रदर चिकित्सा, ठीक है, यानी कि प्रदर मतलब कि पांडु की वजह से अगर किसी को योनि रोग हो रहा है तो उसकी क्या चिकित्सा होगी, ठीक है। फिर इन्होंने ये बताया है योनि रोगेशु अवस्थी की चिकित्सा, यानी कि अवस्था देख करके चिकित्सा। ये करते हुए इन्होंने यहाँ पे योनि व्यापद को पूरा एंड करा है। योनि व्यापद बनाने के बाद इन्होंने फिर हमें बताया है शुक्र दोष की चिकित्सा, ठीक है। अब आप ये सोचिए कि शुक्र मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन उसमें जो ज़्यादा जो उसका वो रहता है, इम्पैक्ट रहता है, वो मेल उसमें ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इसमें हम मेल को ही कंसिडर करते हुए शुक्र दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो शुक्र दोष को लेकर के अगेन अग्निवेश ने कुछ क्वेश्चन पूछे और फिर उनका आंसर करा है पुनर्वसु आत्रेय ने, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने सबसे पहले ये बोला है दुष्टस्य शुक्रस्य अबीजत्वम, यानी कि जो दुष्ट शुक्र होता है वो अबीजत्वम, यानी कि उससे किसी तरीके के बीज की उत्पत्ति नहीं होती। बीज की उत्पत्ति नहीं होती से यहाँ पे हमें क्या समझना है कि अगर किसी पुरुष का शुक्र अगर दूषित है तो उससे गर्भ रूपी बीज की उत्पत्ति नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आयुर्वेद में अगर हम किसी के इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो हम मेल और फीमेल दोनों को ही एक समान लेकर के चलते हैं और इक्वली उनका ट्रीटमेंट चलता है। भले ही मेल में कोई प्रॉब्लम ना भी हो तो भी हम उसका शोधन वगैरह सब कुछ कराते ही हैं। क्यों कराते हैं? इसलिए कराते हैं जिससे कि मेल और फीमेल दोनों की ही बीजों की शुद्धि हो जाए, ठीक है। मेल बीज यानी कि शुक्र, फीमेल बीज यानी कि आर्तव, ठीक है, आर्तव यानी कि शोणित, तो उनकी शुद्धि हो जाए। अगर मेल और फीमेल दोनों की ही बीजों की शुद्धि हो जाएगी तो जो होने वाले प्रोजेनी होगी, यानी कि जो बेबी होगा उसमें किसी भी तरीके का कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, पेशेंट अगर हमारे पास आता है, मेल फीमेल दोनों ही आएंगे इनफर्टिलिटी के, तो उसमें हमें दिख रहा है कि अगर हमें उसकी सीमन एनालिसिस बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है तो भी हमें क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग उसकी शुक्र धातु की क्या करनी है, परीक्षा करनी है। देखना है कि उसका शुक्र दोष जो है वो वात से, पित्त से, कफ से, रुधिर से, इन सब से दूषित तो नहीं है, ठीक है। इन सबको देखने के बाद ही क्या करनी है, उनको चिकित्सा उनकी स्टार्ट करनी है और फिर उनकी प्रेगनेंसी हमें प्लान करनी है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने शुक्र दोष के भेद बताए हैं, जैसे वात से दूषित, पित्त से दूषित, कफ से दूषित, रुधिर से दूषित शुक्र के क्या लक्षण होंगे। एक चीज़ देखिए इसमें इन्होंने बताया है अवसादिना शुक्रस्य लक्षणम, यानी कि क्या, ऐसा व्यक्ति जो कि डिप्रेस है, ठीक है, डिप्रेस कंडीशन में है, उसके शुक्र का क्या लक्षण होगा, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा, आपके ओपीडी में आते भी होंगे मेल पेशेंट या फिर उनकी वाइफ के साथ आते होंगे, तो कई बार होता क्या है अगर किसी मेल को क्या हो रहता है, प्रीमिच्योर इजैकुलेशन हो रहा होता है और उसकी वाइफ ने कहीं ना कहीं, अगर उसकी वाइफ ने उसे टोका होता है इस चीज़ के लिए, प्रीमिच्योर इजैकुलेशन के लिए या फिर कम टाइमिंग के लिए, तो जो मेल पार्टनर होता है उसकी साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा होता है, ठीक है। उस नेगेटिव इफ़ेक्ट की वजह से होता क्या है, ये जो अवसादिन शुक्रस्य बताया है ना, यानी कि उसकी वाइफ ने उस चीज़ की कंप्लेन करी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या फिर टाइमिंग कम है, तो उसकी वजह से मेल पार्टनर के माइंड पे इतना इफेक्ट पड़ता है कि वो डिप्रेस होता है, और डिप्रेस होगा तो उसकी वजह से भी उसका शुक्र धातु जो है वो दूषित होगी, और उस अवसाद रूपी शुक्र धातु के दूषित होने से जो प्रोजेनी बनेगी वो भी क्या होगी, गलत ही बनेगी। इसीलिए आपका फर्स्ट जो
आपका ट्रीट करने का जो प्लान रहता है इनफर्टिलिटी को, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, मेल और फीमेल की काउंसलिंग करनी है। काउंसलिंग करके उन्हें ये छोटी-छोटी चीज़ें ही समझानी होती हैं कि टाइमिंग हो गया या फिर साइज़ हो गया, ये सारी चीज़ें इतना कुछ मैटर नहीं करती हैं इनफर्टिलिटी के उसमें, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट को समझानी पड़ती है। जब तक हम उसे काउंसलिंग करके ये चीज़ें नहीं समझाते हैं, तब तक वो उस अपने दिमाग में अलग ही विचारधारा बनाए हुए रखते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें देखते हैं और डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरीके की मूवीज़ वो देखते हैं, तो उसकी वजह से उनके माइंड में एक अलग ही चीज़ बनी हुई होती है, तो उस चीज़ को हमें क्लैरिफ़ाई करना होता है, ठीक है? अभी तक मैंने बस अपना एक इनफर्टिलिटी का केस सॉल्व करा है और उसके बाद मेरे पास केस आया भी नहीं है इनफर्टिलिटी का, तो उसमें भी मैंने हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान दिया था, तब जा कर के वो केस जो था सॉर्ट आउट हुआ था। तो उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि जो फीमेल थी वो अपने हस्बैंड की इस चीज़ को लेकर के कंप्लेन करती थी, और जब हस्बैंड की अलग से काउंसलिंग करी गई थी, तो हस्बैंड ने ये बात एक्सेप्ट करी थी कि पहले उसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब से उसकी वाइफ़ ने उसे टोका सिर्फ़ एक बार की वजह से, तब से उसकी प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस केसेस में आपको क्या करना होता है, फीमेल और मेल दोनों को ही अच्छी तरीके से काउंसलिंग करनी होती है, बिना बिना शर्माए हुए, ठीक है? क्योंकि पेशेंट से आप जितना बेझिझक होकर के उसकी सारी हिस्ट्री लेंगे, उतना वो आपके सामने ओपन होगा और उतना ही क्लियरली आप उसका केस जो है वो सॉर्ट आउट कर पाएँगे, ठीक है? इसी तरीके से आपने देखा होगा कि हमारे उसमें एक योनि व्यापद, वामिनी योनि व्यापद भी आता है, ठीक है? वामिनी आता है या फिर एक दूसरा योनि व्यापद है, एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है। उसमें क्या बताया गया है कि जब मेल और फीमेल जब फिज़िकल होते हैं, जब वो रिलेशन बनाते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कि फ़ीमेल जो होती है वो पहले सैटिस्फ़ाई हो जाती है, ठीक है? फ़ीमेल अगर पहले सैटिस्फ़ाई हो जाती है, तो वो भी एक योनि व्यापद में काउंट करा हुआ है और उसकी वजह से भी बंध्यत्व होता है, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। तो ये चीज़ भी आपको वहाँ पे काउंसलिंग करते टाइम उनसे पूछनी पड़ेगी, ठीक है? कि वो जब फ़िज़िकल होते हैं, तो दोनों एक-दूसरे से सैटिस्फ़ाई रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं। अगर आप ये छोटी-छोटी चीज़ें पूछेंगे नहीं, तो आप अपना एक योनि व्यापद जो है वो मिस कर जाएँगे और आप ट्राई करते रहेंगे, बस्ती देते रहेंगे, शोधन कराते रहेंगे और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होगा। इसीलिए जितनी भी चीज़ें बताई हैं, छोटी से छोटी, हर चीज़ के ऊपर ध्यान आपको देना है ट्रीटमेंट करते समय। ठीक है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के टेस्ट ट्यूब बेबी जो होते हैं, जो कराने के लिए वो जाते हैं, वो तक उनके फ़ेल हो जाते हैं, लेकिन जब वो आयुर्वेद में आते हैं तो उन्हें उन्हें कंसीव हो जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि आयुर्वेद जो फ़िज़िशियन होता है या फिर वैद्य होता है, वो पेशेंट की एक छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर वर्क करता है, ठीक है? वो सिर्फ़ रिपोर्ट्स के ऊपर वर्क नहीं करता है कि हाँ, फीमेल में फॉलिकुलर स्टडी करा ली, यूएसजी करवा लिया, हार्मोनल चेक करवा लिए, और मेल में क्या करा लिया, सीमेन एनालिसिस करा लिया और उसके भी कुछ हार्मोनल टेस्ट करवा लिए, ठीक है? आयुर्वेद जो है सिर्फ़ इतने तक सीमित नहीं है, आयुर्वेद जो है बहुत डेप्थ में जाके काम करता है, ठीक है? और आपने देखा भी होगा जो अग्र अध्याय दिया हुआ है चरक में, 25th चैप्टर उसका, उसमें उन्होंने क्या बताया है, 100 मनुष्य बाजी कराणाम, यानी कि जब तक आपका मन प्रसन्न नहीं रहेगा, तब तक आप कंसीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और आजकल आप जितने भी पेशेंट देखेंगे, उन सब में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है कि 100 मनुष्य उनके उसमें है ही नहीं, ठीक है? तो आपको इस तरीके से वर्क करना होगा। अब जैसे कि अवसादी का इन्होंने बता दिया है कि अगर कोई व्यक्ति अवसाद में है, तो उसके शुक्र के क्या लक्षण होंगे, ठीक है? तो आप कैसे उसे असेस करेंगे, ये इन्होंने बताया है। फिर इन्होंने शुद्ध शुक्र के लक्षण बताए हैं और इन्होंने लास्ट में शुद्ध शुक्र के भी लक्षण बता दिए हैं, ताकि आप ये असेस कर पाएँ कि कब उसका शुक्र जो है वो शुद्ध है और कब अशुद्ध है। फिर इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि हमने आपको ये तो बता दिया कि वात से दूषित शुक्र होगा, पित्त से दूषित होगा, श्लेष्मा से दूषित होगा। अब इसकी चिकित्सा कैसे करनी है, उसका भी वर्णन इन्होंने इसी योनि व्यापद अध्याय में कर दिया है, ठीक है? देखिए, जब तक हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें ऐसे ही लगते रहेगा चैप्टर का नाम देख कर के कि अरे इसमें तो सिर्फ़ फीमेल से रिलेटेड ही योनि व्यापदों का वर्णन किया गया होगा,
ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आपको मेल इनफर्टिलिटी, मेल सेक्सुअलिटी सब चीज़ों का आंसर मिलेगा। फिर इसके बाद इन्होंने कैलव्य के निदान, सामान्य लक्षण बताए हैं, ठीक है? फिर बीज उपघातज कैलव्य के क्या लक्षण होते हैं वो बताया है। ध्वजभंगकृत कैलव्य के क्या लक्षण हैं? जरासंभव कैलव्य के, जरासंभव यानी कि क्या, एज रिलेटेड जो हमें इनफर्टिलिटी हो जाती है उसके लक्षण क्या होंगे? धातुक्षयजन्य, ठीक है, उसके कैलव्य के क्या लक्षण होंगे, ठीक है? फिर बताया है कैलव्य की चिकित्सा कैसे करनी है वो बताया है। फिर उसके बाद इन्होंने अगेन ये आए हैं फिर से फीमेल के डिसऑर्डर में, और इन्होंने बताए हैं प्रदर के निदान, संप्राप्ति, वातज पित्तज कफज सन्निपातज भेद से प्रदर के लक्षण। फिर इन्होंने बताया है शुद्ध आर्तव का लक्षण, प्रदर चिकित्सा। अब आप ये सोचिए, अगर आपको शुद्ध आर्तव का लक्षण पता ही नहीं होगा तो आपके पास कोई लेडी आएगी तो आप कैसे असेस करोगे कि उसका जो मेंसेस आ रहा है वो नॉर्मल है कि नहीं है, ठीक है? एक एलोपैथी का क्राइटेरिया तो एक ये होता है कि 28 डेज़ की साइकिल है कि नहीं है, कितने दिन उसकी साइकिल चल रही है, कितने पैड वो यूज़ कर रही है, पेनफुल है, पेनलेस है, ये क्राइटेरिया तो हो गया एलोपैथ का, ठीक है? तो अगर इसको ही अगर आप अपने आयुर्वेद में देखेंगे तो उसमें भी उन्होंने इसके कुछ क्राइटेरिया बता दिए। जैसे शुद्ध आर्तव का उन्होंने लक्षण बता दिया है कि वो क्या होगा, खरगोश के रक्त के समान लाल होगा, ठीक है, कपड़ों को ना रंगने वाला होगा, महीने से आता होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको पेशेंट से पूछनी होती हैं, ठीक है? अब ऐसा तो है नहीं कि कभी भी फीमेल को स्टेनिंग ना हुई हो अपने मेंसेस के टाइम पे, ठीक है? तो अगर उसे कभी स्टेनिंग होती है तो आप उससे ये भी पूछ सकते हो कि कभी अगर आपको स्टेनिंग होती है ड्यूरिंग मेंसेस तो उसका जो दाग होता है वो क्लियरली साफ़ हो जाता है या फिर नहीं होता है, ठीक है? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आजकल तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिटर्जेंट आ गए हैं, इतनी सारे सोप्स आ गए हैं कि उनसे धोएंगे तो वो तो निकल ही जाएगा। नहीं, लेकिन ये सोचना आपका गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। अगर किसी का अशुद्ध आर्तव है तो वो कितना ही उसे साबुन से क्लीन कर ले, सर्फ से क्लीन कर ले, वो क्लीन नहीं होता है, ठीक है? इसी तरीके से आपने ये देखा होगा कि अगर किसी का आर्तव शुद्ध नहीं है तो उसको जानवर नहीं खाते हैं, ठीक है? तो ये वाली चीज़ भी आपको प्रैक्टिकली देखने को मिल जाएगी। मतलब ये वाला जो एक्सपीरियंस है जानवर खाते हैं कि नहीं खाते हैं, वो वाला एक्सपीरियंस जो शेयर करा था, वो जो मेरी सीनियर हैं सुजाता बॉस, उन्होंने शेयर करा था एक बार। तो उन्होंने ये बोला था कि जब वो हॉस्टल में रहती थी तो वहाँ पे डस्टबिन रहता था, और उसी डस्टबिन में क्या जाते थे, जितनी भी फीमेल थी, मतलब जितनी भी गर्ल्स थी, उनके जो यूज़ करे हुए पैड होते थे मेंसेस के टाइम पे वो भी डस्टबिन में जाते थे, ठीक है? तो उसमें होता क्या था कि जैसे कि जो डॉगी वगैरह घूमते रहते हैं हॉस्टल्स में, तो वो आते थे और वो सारे मतलब पैड वगैरह वो फाड़ करके रख देते थे। तो उसमें से कुछ पैड ऐसे होते थे जो कि वो छूते ही नहीं थे, उनको फाड़ते वाड़ते भी नहीं थे वो। तो बॉस ये बता रही थी। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी का आर्तव गंदा है, शुद्ध नहीं है, तो उसे जानवर भी नहीं वो करेगा, ठीक है? सूंघ करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद देखिए प्रदर की चिकित्सा उन्होंने बताई। फिर उसके बाद उन्होंने क्षीर दोषों का निदान बताया है। अब आप ये सोचिए, कोई फीमेल है, फीमेल की उन्होंने योनि व्यापत बताए, फिर उसकी प्रदर बताया। अब जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट भी तो होगी ना, प्रेग्नेंट होने के बाद उसको ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन भी होगा, स्तन्य भी होगा उसमें। तो ये जो क्षीर होगा उसके क्या क्या दोष हो सकते हैं, उसकी निदान और उसकी संप्राप्ति बताई है। फिर हमें ये बताया है कि वात आदि दोषों से ग्रसित जो क्षीर होता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। वात से दुष्ट क्षीर है, ठीक है? फिर बताया है कि वात वात दोष से दुष्ट अगर क्षीर बच्चे ने पी लिया तो उसमें क्या क्या लक्षण हमें मिलेंगे। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो कि पैदा हुए ही रहते हैं 6 मंथ तक के, जो कि एक्सक्लूसिवली रहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पे, ठीक है? अगर उनमें कोई दिक्कतें आती हैं तो आपको ब्रेस्ट मिल्क जो है फीमेल का, उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि उसमें वात दोष की अधिकता है, पित्त की है या फिर
कफ की है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने क्षीर दोष के हमें संशोधन कैसे करना है वो बताया है, और ये बताया है कि अगर कहीं पे हमें लग रहा है कि हाँ कि क्षीर में दोष है, तो उस टाइम पे हमें अन्नपान क्या देना चाहिए, ठीक है। फिर स्तन्य शुद्धि कर कुछ योग बताए हैं, और यहाँ पे इन्होंने क्षीर का भी वर्णन समाप्त करा है। फिर इसके बाद इन्होंने बाल रोगों की चिकित्सा बताई है, ठीक है, बाल रोगों की चिकित्सा बताई है। फिर इसीलिए आपने सुना होगा कि चरक को चिकित्सा में बेस्ट बोलते हैं। क्यों बेस्ट बोलते हैं? क्योंकि इसने हर चीज़ बता दी है, ठीक है। बच्चे, बूढ़े, जवान, मेल फीमेल सबकी ही चिकित्सा इन्होंने बता दी है। फिर इसके बाद इन्होंने बाल रोगों की चिकित्सा करने के बाद चरक प्रति संस्कृतस्य अग्निवेश तंत्रस्य दृढ़बल कृता संपूर्ति। फिर इन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि चरक के ये अग्नि दृढ़बल ने जो जो चीज़ें संपूर्ण करी है उनके बारे में थोड़ा सा बताया है। फिर इन्होंने उक्त अनुक्त रोगाणाम चिकित्सा अतिदेशः। अब देखिए चरक ने क्या करा, 30 अध्यायों में जितनी व्याधियां वो बता सकते थे उन्होंने हमें बता दी, ठीक है। लेकिन लास्ट में उन्होंने हमें इसी अध्याय में एक चिकित्सा सूत्र भी बता दिया, और उस चिकित्सा सूत्र के माध्यम से इन्होंने हमें ये बताया कि जितनी व्याधियां मैंने इस चिकित्सा स्थान में बोल दी हैं उनकी चिकित्सा तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन कुछ ऐसी व्याधियां जिनका कि वर्णन मैंने इस संहिता में नहीं करा है, या फिर आने वाले टाइम पे अगर कोई नई व्याधि आती है तो उसकी चिकित्सा आप कैसे करेंगे, उसका वर्णन भी इन्होंने इस योनि व्यापत के 30वें अध्याय में कर दिया है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने क्या बोला है, उक्ता नाम अनउक्ता नाम। उक्ता नाम यानी कि जो कह दी गई हैं, अनुक्ता नाम यानी कि जो नहीं कही गई हैं, ऐसे रोगों का चिकित्सा का वर्णन यहाँ पे इन्होंने करा हुआ है। फिर भेषज के सम्यक योग के क्या लक्षण हैं, फिर ये बताया है कि शरीर की अपेक्षा करता है हमारा जो भी हम योग वगैरह देते हैं। फिर चिकित्सा में काल का विचार हमें क्यों करना चाहिए, ठीक है। काल का विचार से मेरा मतलब है जो औषध सेवन काल बताए गए हैं उसका वर्णन इन्होंने यहाँ पे करा गया है, ठीक है। फिर काल के अकॉर्डिंग किस ऋतु में हमें किस तरीके से मेडिसिन देनी है, क्या पथ्य अपथ्य कराना है, वो वर्णन दिया है। फिर काल के ही अनुसार इन्होंने ये बताया है कि ज्वर होने पर पेया, कषाय, क्षीर, सर्पी, विरेचन ये हमें कब कब देना है। अगर आपने ज्वर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग के जो 6 डेज़ होते हैं, 1 वीक का जो टाइम रहता है, उस टाइम पे हम कषाय देने के लिए मना करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो विरेचन दिया जाता है ज्वर में, वो दिया जाता है एंड स्टेज में, तो उसका विचार करते हुए इन्होंने काल के बारे में वर्णन करा है। फिर भेषज ग्रहण करने का आपने देखा होगा कि डिफरेंट तरीके की जो औषध होती है उनको संग्रहित करने का भी इन्होंने एक पर्टिकुलर काल बताया है। जब हम इसके बाद कल्प स्थान पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे मदन फल को बताया है कि आपको कौन सी ऋतु में इसको संग्रहित करना है, ठीक है। तो भेषज ग्रहण करने का योग भी इन्होंने काल बताया है। फिर इन्होंने ये बताया है कि ऋतु आदि की अपेक्षा कैसे करता है काल, ठीक है। तो काल का भी बहुत ही एलोबरेट करके इन्होंने वर्णन करा हुआ है हमारी संहिताओं में, ठीक है। अब बार बार देखेंगे हर जगह काल आता है कि काल का विचार करके ही आपको पंचकर्म देना चाहिए, काल का विचार करके ही आपको आहार की मात्रा डिसाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए काल के बारे में जो वर्णन मिलता है वो हमें मिलता है चिकित्सा स्थान में भी मिलता है, साथ साथ हमें विमान स्थान में भी मिलता है। फिर इन्होंने ये बताया है कि दोषों के काल के अकॉर्डिंग दोषों का प्रकोप कैसे होता है, वय यानी कि हमारी एज के अकॉर्डिंग कैसे दोषों का प्रकोप होता है, ठीक है। दोषों का प्रकोप आहार पाक की कैसे अपेक्षा करता है, आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो कफ दोष की अधिकता होती है, जब खाना पच रहा होता है तो पित्त की अधिकता होती है, और जब पच चुका होता है तो वात दोष की अधिकता होती है। तो इसमें इन्होंने इसका वर्णन भी करा है। फिर इन्होंने बताया है कि चिकित्सा करते समय आपको मात्रा का विचार करना चाहिए, सातम्य का विचार करना चाहिए, ठीक है। फिर इन सब चीज़ों का ही वर्णन करते हुए यहाँ पे इन्होंने आपको ये बताया है, अगर किसी रोगी में, ठीक है,
पथ्य पालन करते करते अगर उसे द्वेष हो गया है, ठीक है, मान लीजिए आप अपने पेशेंट को जो है 1 महीने से मूँग की दाल की खिचड़ी ही खिलाई जा रहे हैं और उसको द्वेष हो गया है। द्वेष हो गया है यानी कि पेशेंट जो है गुस्सा करने लगा है कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊँगा, ठीक है? तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, उसका वर्णन करते हुए इन्होंने चिकित्सा स्थान का ये 30वां अध्याय यानी कि योनि व्यापक चिकित्सा का ये अध्याय इन्होंने यहाँ पे समाप्त कर दिया है, ठीक है? तो अभी जो है यहीं पे रुकेंगे। कल और परसों में हम जो है कोशिश करेंगे कि कल्प स्थान और सिद्धि स्थान की विषय अनुक्रमणिका हमारी कंप्लीट हो जाए। अगर किसी की कोई क्वेरी रहेगी, क्वेश्चन रहेगा, तो वो ग्रुप में भेज दीजिएगा या फिर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो आगे की क्लास अब कल सुबह करेंगे 5:30 बजे।